नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। गेहूं की एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल हुई तय। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 50% से बढ़कर 53% हुआ। काशी में गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को दी मंजूरी। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू, भाजपा विधायक दल के नेता बने नायब सैनी। दूसरी तरफ दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा पेश। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद का संभाला पदभार, सुरेंद्र कुमार चौधरी बने डिप्टी सीएम। केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा, सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद के खात्मे को बताया महत्वपूर्ण। इसके लिए ईमानदारी से बातचीत करने, विश्वास बढ़ाने के लिए आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को संबोधित करने पर दिया जोर। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम की अध्यक्षता में अहम फैसले पर मुहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये से 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि सरसों का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और चने का एमएसपी 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 के बीच एमएसपी की ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने कई गुना ज्यादा स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीदारी कर किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे, और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है, जो इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ, इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा, जिसे 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य की महायुति सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को महायुति सरकार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की संतुष्टि महिला बहनों के चेहरे पर देखी जा रही है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए स्वतंत्र कंपनी स्थापित की, सिंचाई के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस गठबंधन सरकार के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में जेल गए, जो पत्रकारों को उठाकर जिन्होंने सलाखों के पीछे डाला, वे हमें कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे लापरवाह ये लोग हमें ना सिखाएं कि हम अपनी नारी शक्ति को कैसे सुरक्षित रखें। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार के सभी योजनाओं और वादों के लिए वित्तीय प्रावधान का पूरा समर्थन मिलेगा और किसी भी योजना में वित्तीय सहायता की कमी नहीं होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही सियासी गर्मी तेज हो गई है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति को झारखंड की राजनीतिक स्थिति और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे दी गई है। 1-2 दिनों में सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को
समझा भी है, हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी और अपना दल के कार्यकर्ता जी जान से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और समर्थन देंगे। उपचुनाव में 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव में उतर रहे हैं और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मेहनत करेगा। जीत के दावे करने का अधिकार तो हर राजनीतिक दल को है, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन 10 उपचुनाव की सीटों में हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने मुडा के अध्यक्ष मैरीगौड़ा के इस्तीफे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को मुडा घोटाले में पूरी तरह संलिप्त बताया। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बोम्मई ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हैदराबाद में वाल्मीकि कॉरपोरेशन द्वारा अवैध तरीके से निजी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। बावजूद इसके मास्टरमाइंड के खिलाफ चार्जशीट तो दूर, उनसे अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। इट्स अ very openly known fact now that money has been transferred illegally to private accounts in Hyderabad from Valmiki Corporation. And one person had suicided also. In his suicide note, he has mentioned everything. And state government had formed a SIT and they have suspended certain officers. But however, the kingpin was not really even inquired into. Forget putting them in the charge sheet. That is minister also. And the chairman. However, because of the money laundering, ED came in there and through the bank, and ED has filed a charge sheet now. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद पदभार संभाल लिया है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई सरकार में शामिल नहीं होगी। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू।
बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। लगातार तीसरी बार हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में एक अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत 6G अलायंस और विभिन्न भागीदारों के बीच 5 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक 6G नेटवर्क से जुड़े विशेषज्ञों और हितधारकों ने नवाचार और अनुसंधान पर विचार विमर्श किया। वैश्विक प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार के अग्रणी नेता वैश्विक 6G कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एकत्र हुए। मौका था अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी के शुभारंभ का। इसका उद्देश्य 6G और फोकस क्षेत्रों के लिए उनकी राष्ट्रीय रणनीतियों को स्पष्ट करना है। India is today the voice of the global south. Our 6G standards and 6G which is characterized by unprecedented speed, low latency, transformative applications must be for all, must be inclusive, must be accessible, must be affordable, because only then will it represent true meaning and true value for all of humanity. भारत ने वैश्विक स्तर पर 5G नेटवर्क का सबसे तेज विस्तार हासिल किया है। भारत अब 6G क्रांति में अग्रणी योगदानकर्ता बनने की कगार पर खड़ा है। 140 करोड़ का देश सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर जोर दे रहा है। We have brought the various forums and institutions that are working on 6G already to come for an open dialogue, and the intent is to see how we can promote an open collaborative research by which India's requirements are embedded into what their thinking is. At the same time, whatever good ideas and requirements that they have is also embedded into our research programs. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 5 नए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही 6G गठबंधन द्वारा किए गए कुल MOU की संख्या 8 हो गई है। It's a very good step to have signed this MOU with the Bharat 6G Alliance, because it shows that we all work jointly towards the same objectives to achieve global standards, to achieve affordability, availability, ubiquitous connectivity and also simplicity. अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी नए अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रमुख वास्तुशिल्प सिद्धांतों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मंथन करता है, जो भारत और दुनिया में 6G परिदृश्य को आकार देंगे। Energy consumption is a big element of mobile networks, and we want to make with our use cases and application, we want to make the network, we want to make the planet more sustainable, but we have to get down with the level of energy that we are consuming. भविष्य निर्बाध और त्वरित होने वाला है। 6G के आगमन से बड़े पैमाने पर लोग सशक्त होंगे, लेकिन कनेक्टिविटी के संबंध में ग्रामीण और शहरी स्थानों के बीच अंतर को पाटना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर प्रौद्योगिकी के सफल होने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। SCO शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने स्पष्ट और करारा जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना बेहद ज़रूरी है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा ज़रूरी है और सबके संप्रभुता का सम्मान करना समय की मांग है। SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी कई बाधाएं हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। SCO को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा।
इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। उन्होंने साझा मुद्दों के समाधान के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने दवा, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन से जुड़े रेगुलेशन को सख्त और विश्व स्तरीय बनाया है ताकि सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण दवा, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों का निर्माण हो सके। औषधि नियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नई ड्रग्स और नैदानिक परीक्षण नियम और चिकित्सा उपकरण नियम ने देश में वैज्ञानिक और नैतिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया है। कोविड के दौरान भारत ने उचित नियामक प्रक्रिया के माध्यम से 8 टीकों को लाइसेंस दिया है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई थी। ये सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हमारे जितने भी ड्रग्स, वैक्सीन्स या अब जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं, उन्हें हमें ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना है और इसके लिए दुनिया भर के रेगुलेटर्स यहाँ पर आए हैं और ड्रग रेगुलेशंस के हार्मोनाइजेशन पे चर्चा हो रही है। भारत इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने रेगुलेशंस को स्ट्रिंजेंट बनाएं, जिससे कि सेफ, अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन्स, वैक्सीन्स या मेडिकल डिवाइसेस हम देश को और दुनिया के तमाम लोगों को उपलब्ध करा सकें। और ड्रग्स की एफिकेसी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने स्टैंडर्ड्स को, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ अलाइन करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार नियामकों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। विनिमयन में उभरते रुझान विषय पर आधारित इस सम्मेलन में विश्व के नियामक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में ट्राई एक स्वतंत्र दूरसंचार नियामक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। दूरसंचार के नियम आम ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए। Throughout this conference, we hope to have engaging discussions, share best practices, and explore solutions to these pressing regulatory challenges. I would like to extend my sincere thanks to TROI for their tireless efforts in organizing this event. Your contributions have made this gathering possible and successful. Let us work towards in creating a regulatory framework that promotes innovation, protects consumers, and empowers our global community to thrive in the digital age. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अध्यक्ष डोरेन बोग्दामाटू ने कहा कि भारत ने 5G नेटवर्क कवरेज के विस्तार में सबको पीछे छोड़ दिया है। साथ ही भारत अपने नवाचार और अनुसंधान को विश्व के साथ साझा करने को भी तैयार है। भारत दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। India's digital infrastructure, bolstered by one of the fastest 5G networks in the world, extends connectivity to urban centers, but also to the hardest to connect, to those rural communities through issues like the BharatNet that we also heard about yesterday. And all of this really requires vision, as we heard from the Prime Minister yesterday, and it requires forward-looking, cross-sectoral policy and collaborative regulation. I think India is leading by example, and it's great that India is so willing to share its knowledge and its experience, especially in digital public infrastructure, with all of us. अब जल्द ही एमपॉक्स की स्वदेशी जांच किट उपलब्ध होगी। आईसीएमआर ने एमपॉक्स के टेस्ट के लिए 3 टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि बीमारियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके, इसके लिए अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने सिकल सेल की जांच के लिए 18 किट को मंजूरी दे दी है। अब सिकल सेल की जांच महज 30 रुपये में हो जाती है। पहले जांच की कीमत 400 रुपये थी। सिकल सेल डिजीज़ के जो पहले टेस्ट आते थे, लगभग 400 रुपये का एक टेस्ट वो लोग हमें देते थे। आज
करीब 30 रुपए के जो टेस्ट है, जो हाई क्वालिटी इंडिया में वैलिडेटेड और DCGI अप्रूव्ड, CDSCO अप्रूव्ड कम से कम 18 ऐसे टेस्ट हैं। इसी प्रकार से एमपॉक्स का डायग्नोस्टिक, हमें ये बहुत गर्व है कि ICMR NIV ने जो टेस्ट इंडिजिनसली खुद बनाया, उसके अगेंस्ट 3 कंपनीज़ के टेस्ट को हमने वैलिडेट किया और उस डेटा के आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया CDSCO ने उन 3 कंपनीज़ को लाइसेंस दिया है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और ना सिर्फ ये लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस WHO ने जो एबट को पहली कंपनी को लाइसेंस दिया, उससे पहले हमने भारत में वो लाइसेंस दिया, जिससे कि हम भारत में ये टेस्ट कर सकें। जल्दी देश में डेंगू का वैक्सीन आ जाएगा। भारत ने डेंगू का स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया है, जिसका फेज 3 ट्रायल चल रहा है। ICMR के DG डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि ट्रायल सफल रहा तो अगले 1 से 1.5 साल में डेंगू का वैक्सीन आ जाएगा। डेंगू वैक्सीन एक भारत में इंडिजिनसली डेवलप की गई है, जिसका कि फेज़ 3 ट्रायल का अप्रूवल DCGI ने दिया है और वो ट्रायल इस वक्त पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है और 1-1.5 साल के अंदर हमें वो डेटा मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि वो वैक्सीन अगर इफ़ेक्टिव है तो वो वैक्सीन हमारे देश के लोगों को मिल सकेगी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।